साइंस ऑफ जॉइनिंग लेटर्स, यानी अक्षरों को जोड़ने का विज्ञान। और हम इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे। हमारे पास है संपूर्ण नियम, अपवाद और सबसे जरूरी परीक्षा में काम आने वाली ट्रिक्स। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा परीक्षा तथ्य। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है मेल या समझौता, मीटिंग और अग्रीमेंट। मेल या समझौता, ये तो दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले इसी की परिभाषा को समझते हैं। संधि की परिभाषा। परिभाषा बहुत सीधी है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। अच्छा, मतलब जब दो अक्षर जो बिल्कुल पास पास हैं, हाँ। वो मिलते हैं और कुछ बदल जाता है, जैसे देव और आलय। हाँ, देव और आलय मिलकर देवालय बन गए। यहाँ व का अ और आलय का आ मिला और वा बन गया। यही परिवर्तन संधि है। यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, संधि और समास के बीच का अंतर। दोनों में चीजें जुड़ती तो हैं। सही सवाल। देखिए, संधि में वर्णों का मेल होता है, जॉइनिंग ऑफ लेटर्स, सिर्फ अक्षरों की ध्वनियां मिलती हैं। और समास में? समास में शब्दों का मेल होता है, जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स, पूरे पूरे शब्द जुड़ते हैं। तो परीक्षा के लिए ये याद रखना होगा कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का शुरुआती वर्ण मिलता है। बिल्कुल, बस यही दो अक्षर पूरी कहानी लिखते हैं। ठीक है, तो अब संधि के कितने भेद होते हैं? इसके प्रकार कितने हैं? मुख्य रूप से संधि के 3 भेद हैं। 3? कौन कौन से? पहला है स्वर संधि। इसमें एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होता है। स्वर प्लस स्वर। ठीक है। दूसरा है व्यंजन संधि। इसमें एक व्यंजन के बाद कोई स्वर या कोई दूसरा व्यंजन आ सकता है। गुड। तीसरा? तीसरा है विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग यानी वो 2 बिंदियां, उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है। अच्छा, और यहाँ पर भी परीक्षा के लिए कोई ट्रिक है? हाँ, एक बहुत मजबूत ट्रिक है। अगर आपको संधि विच्छेद में पहले शब्द के अंत में हलंत लगा दिखे, जैसे वाक में क के नीचे, तो वो निश्चित रूप से व्यंजन संधि ही होगी, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। ये तो बहुत काम की बात है। तो चलिए सबसे पहले प्रकार यानी स्वर संधि को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। स्वर संधि के भी 5 उपभेद हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा। हाँ, इसका नियम भी यही है। जब एक ही परिवार के स्वर मिलते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। जैसे अ या आ के बाद अ या आ आए तो नतीजा हमेशा बड़ा आ होगा। और इसी तरह ई या ई मिलकर बड़ी ई और उ या उ मिलकर बड़ा उ बन जाएंगे। एकदम सही। उदाहरण के लिए धर्म प्लस अर्थ बन गया धर्मार्थ, विद्या प्लस आलय बन गया विद्यालय। रवि प्लस इंद्र में रवींद्र हो गया, छोटी ई बड़ी ई बन गई। और भानु प्लस उदय में भानुदय। हाँ, और एक परीक्षा तथ्य नोट कर लीजिए। वधूत्सव, जिसका विच्छेद है वधु प्लस उत्सव, ये उदाहरण परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। वधूत्सव, ठीक है। अब स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। इसमें स्वरों का गुण, उनकी क्वालिटी बदल जाती है। क्वालिटी कैसे बदलती है? नियम यह है कि अगर अ या आ के बाद ए या ई आए तो वो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। अच्छा। जैसे देव प्लस इंद्र में देवेंद्र, अ और ई मिलकर ए बन गए। बिल्कुल। और अगर अ या आ के बाद ओ या उ आए तो वो ओ बन जाते हैं। जैसे महा प्लस उत्सव महोत्सव बन गया। और अगर अ या आ के बाद री आए तो अर बनता है। जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि। इसको पहचानने की कोई ट्रिक है? बहुत आसान ट्रिक है। अगर किसी शब्द में शिरोरेखा मतलब ऊपर वाली लाइन के ऊपर एक मात्रा दिखे, या तो ए की या ओ की, तो वो अक्सर गुण संधि ही होती है। जैसे नरेंद्र, परोपकार। एक मात्रा मतलब गुण संधि। तो फिर अगला प्रकार क्या 2 मात्राओं वाला है? आपने पकड़ लिया। तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब ही है बढ़ोतरी। तो इसमें 2 मात्राएं होती होंगी? हाँ, नियम है अ या आ के बाद ए या अ आए तो बड़ा वाला अ बनता है, और अ या आ के बाद ओ या अ आए तो बड़ा वाला अ बनता है। जैसे 1 प्लस 1 से बना एक एक, और सदा प्लस एव से सदैव। यहाँ 2 मात्राएं हैं। और महा प्लस औषध से बना महौषध। तो पहचानने की ट्रिक सीधी है। शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं यानी अ या औ दिखे तो वो वृद्धि संधि है। मतैक्य, वनौषधि, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये तो बहुत आसान हो गया। 1 मात्रा गुण, 2 मात्राएं वृद्धि। अब चौथा प्रकार है यण संधि। ये थोड़ी अलग है। इसमें स्वर बदलते नहीं, अपना रूप बदल लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रूप बदल लेते हैं?
मतलब अगर ई या ई के बाद कोई अलग स्वर आए तो ई या ई आधे य में बदल जाते हैं। अच्छा, जैसे अति प्लस अधिक में ई बन गया आधा य और शब्द हो गया अत्यधिक। बिल्कुल। इसी तरह ऊ या ऊ के बाद कोई अलग स्वर आए तो वो आधे व में बदल जाते हैं, जैसे सु प्लस आगत बन गया स्वागत, और री के बाद कोई अलग स्वर आए तो वो आधे र में बदल जाता है, जैसे पितरी प्लस आज्ञा से पित्राज्ञा। इसकी तो एक बहुत मशहूर सुपर ट्रिक है ना? हाँ, और वो कभी फेल नहीं होती। अगर किसी शब्द में य, व या र के ठीक पहले कोई आधा अक्षर चिपका हुआ हो तो वो यण संधि ही होती है, जैसे इत्यादि, स्वागत। कमाल है। और स्वर संधि का पांचवा और आखिरी प्रकार, वो है अयादि संधि। ये थोड़ी छुपी हुई होती है। छुपी हुई? हाँ, इसका नियम ध्वनि पर आधारित है। ए के बाद कोई स्वर आए तो ए की ध्वनि बनती है, ए के बाद आय, ओ के बाद अव और औ के बाद आव। एक मिनट, जैसे ने प्लस अन से नयन। अगर मैं नयन को धीरे से बोलूं तो नए अन। हाँ, अय की ध्वनि आ रही है। यही इसकी पहचान है। इसी तरह नय प्लस अक से नायक, पो प्लस अन से पवन और पौ प्लस अक से पावक। और परीक्षा के लिए पवन और पावक तो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इनमें ऊपर कोई मात्रा नहीं दिखती, इसीलिए ये कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल, इनमें ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं दिखती, बस उनकी ध्वनि छुपी होती है। तो ये तो हुई स्वर संधि की बात। अब जरा व्यंजन संधि के कुछ नियम देखते हैं। इसमें वर्ग परिवर्तन की बात होती है। हाँ, व्यंजन संधि का सबसे पहला और जरूरी नियम है 1 का 3। 1 का 3, ये क्या है? मतलब किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, जैसे क, च, ट, त, प, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे दिक प्लस गज में क अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर ग में बदल गया और शब्द बना दिग्गज, और अच प्लस अंत बन गया अजंत। समझ गया। और 1 का 5 नियम भी होता है ना? हाँ, नियम 2 है 1 का 5। अगर पहले वर्ण के बाद न या म आए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। जैसे वाक प्लस मय में क के बाद म आया तो क अपने 5वें अक्षर न में बदल गया और शब्द बना वांगमय। बिल्कुल। और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है जगत प्लस नाथ, जो बन जाता है जगन्नाथ। यहाँ त बदलकर न हो गया। जगन्नाथ और वागीश ये व्यंजन संधि के क्लासिक उदाहरण हैं। अच्छा, व्यंजन संधि में त के कुछ खास नियम भी होते हैं, मैंने सुना है। हाँ, त बहुत लचीला व्यंजन है। ये अपने बाद आने वाले को देखकर अक्सर उसी का रूप ले लेता है। जैसे अगर त के बाद च या छ आए तो वो च छ बन जाता है, उत प्लस चारण से उच्चारण। और त के बाद ज या झ आने पर जज्ज बन जाता होगा, जैसे सत प्लस जन से सज्जन। एकदम सही। इसी तरह त के बाद ट या ठ आए तो टट बनता है, जैसे बृहद कस्टिका से बृहद टीका। और त के बाद ल आए तो ल बनता है, जैसे उत प्लस लास से उल्लास। यहाँ एक बहुत जरूरी परीक्षा तथ्य है, उज्ज्वल शब्द की वर्तनी। हाँ, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल। इसमें 2 आधे ज होते हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है। अब व्यंजन संधि के कुछ और विशेष नियम। एक खास नियम है जिसमें त के बाद अगर ह आए तो त द में और ह ध में बदल जाता है। दोनों बदलते हैं, जैसे उत प्लस हार से बनता है उद्धार। अरे वाह! और एक छ का नियम भी है। हाँ, अगर किसी छोटे स्वर के बाद छ आए तो बीच में आधा च अपने आप जुड़ जाता है, जैसे परि प्लस छेद बन जाता है परिच्छेद। और म का नियम? अगर आधे म के बाद कोई व्यंजन आए तो म अनुस्वार यानी बिंदी में बदल जाता है, जैसे सम प्लस कल्प बन गया संकल्प। लेकिन इसमें एक अपवाद भी तो है। हाँ, एक जरूरी नोट, अगर म के बाद फिर से म आई आ जाए तो कोई बदलाव नहीं होता, जैसे सम प्लस मान, सम्मान ही रहता है, वो बिंदी नहीं बनता। चलिए अब आखिरी प्रकार पर आते हैं, विसर्ग संधि। इसका ओ वाला नियम सबसे आम है। हाँ, विसर्ग का ओ में बदलना। नियम यह है कि अगर विसर्ग से पहले अ की ध्वनि हो और बाद में कोई सघोष व्यंजन या य, र, ल, व, ह हो। एक मिनट, सघोष व्यंजन मतलब? किसी भी वर्ग का तीसरा,
चौथा और पांचवा अक्षर, जिनमें गूंज होती है। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनः प्लस योग से मनोयोग और तपः प्लस बल से तपोबल। बिल्कुल। पयः प्लस धन से पयोधन। और परीक्षा के लिए याद रखें, मनोविज्ञान मनः प्लस विज्ञान, और यशोदा यशः प्लस दा भी विसर्ग संधि के ही उदाहरण हैं। ठीक है। और विसर्ग र श स में भी तो बदलता है। हाँ, जैसे नेह प्लस आशा बन जाता है निराशा, यहाँ विसर्ग आधे र में बदल गया। नेह प्लस धन से निर्धन। और स वाला उदाहरण सबसे आम है नमः प्लस ते, जो बनता है नमस्ते, यहाँ विसर्ग स में बदला। इसी तरह नेह प्लस चल से निश्चल और नेह प्लस कपट से निष्कपट। यहाँ एक कंफ्यूजन पॉइंट है। नमस्ते और नमस्कार को कई लोग स्वर संधि समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन ये दोनों नमस्ते और नमस्कार नमः प्लस कार विसर्ग संधि हैं, ये याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं विसर्ग के लोप की, मतलब विसर्ग गायब हो जाता है। हाँ, इसका पहला नियम यह है कि अगर विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग गायब हो जाता है और अपने से पहले वाले छोटे स्वर को बड़ा कर देता है। अच्छा, जैसे निह प्लस रोग में विसर्ग हटा और नी का नी हो गया, शब्द बना नीरोग। बिल्कुल, नी प्लस रस से नीरस। इसीलिए नीरोग की सही वर्तनी में बड़ी ई होती है, निरोग गलत है। और कभी कभी तो कोई बदलाव ही नहीं होता। हाँ, कुछ शब्दों में विसर्ग बना रहता है, जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल ही रहता है। ये तो हुए संस्कृत के नियम। हिंदी की अपनी कुछ खास संधियां भी हैं। हाँ, ये संस्कृत के नियमों से थोड़ी अलग हैं। जैसे कभी कभी बड़ा आ छोटा अ बन जाता है। आम प्लस चूर से अमचूर, हाथ प्लस कड़ी से हथखड़ी। और ह का लोप भी हो जाता है। जैसे सब प्लस ही से सभी, यह प्लस ही से यही। बिल्कुल। और एक नासिकीकरण भी होता है। नाक प्लस कटा से नकटा। ये सब तद्भव शब्दों में होने वाले बदलाव हैं। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपवाद देखने चाहिए जो किसी नियम में ठीक से नहीं बैठते। सबसे पहला है रामायण। इसका विच्छेद है राम प्लस अयन। इसमें दीर्घ संधि तो है ही, साथ में व्यंजन संधि का नियम लगकर न ण में बदल जाता है। और विश्वामित्र विश्व प्लस मित्र। हाँ, यहाँ दीर्घ आ अपने आप आ जाता है, ये अपवाद है। इसी तरह प्रौढ़, जो प्र प्लस ऊर से बना है, ये गुण संधि का अपवाद है। इसमें गुण की जगह वृद्धि संधि का नियम लगता है। ये बस याद रखने वाला शब्द है। ठीक है, अब परीक्षा के लिए कुछ हॉट शब्द देख लेते हैं। बिल्कुल। जैसे संस्कार, इसका विच्छेद है सम प्लस कार, इसमें स अपने आप आ जाता है। गवेषणा यानी गो प्लस एषणा, ये अयादि का विशेष रूप है। और स्वच्छ सु प्लस अच यण संधि। और अभ्यर्थी अभि प्लस अर्थी, ये भी यण संधि है। हाँ, और गवेषणा और गवाक्ष अक्सर अपवाद के तौर पर पूछे जाते हैं। चलिए अब एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए। तैयार हूँ। पहला सवाल, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस अंबर, ये व्यंजन संधि है। दूसरा, निराधार में कौन सी संधि है? निहा प्लस आधार, विसर्ग संधि। तीसरा, महर्षि। महा प्लस ऋषि, ये गुण संधि है। और आखिरी, उड्डयनम का विच्छेद। उत प्लस डयनम, ये भी व्यंजन संधि है। बहुत बढ़िया। और यहाँ एक बहुत जरूरी टिप है। हमेशा संधि विच्छेद करने के बाद ये जरूर देखें कि जो दो शब्द बने हैं उनका कोई सार्थक अर्थ है या नहीं। ये सबसे जरूरी जांच है, इससे गलतियां नहीं होती। तो अंत में संधि पहचानने का कोई अचूक मंत्र या मास्टर स्ट्रैटेजी है? 3 स्टेप है। पहला, शब्द में जोड़ को देखें। दूसरा, उसे तोड़ें। और तीसरा, दोनों हिस्सों का अर्थ जांचें। जोड़ो, तोड़ो और जांचो। और हमारी क्विक आइडेंटिफिकेशन टेबल भी है। हाँ, एक मात्रा मतलब गुण संधि, 2 मात्राएं मतलब वृद्धि संधि, आधा अक्षर के साथ य व र मतलब यण संधि और हलंत मतलब व्यंजन संधि। और ये याद रखना चाहिए कि ज्यादातर प्रश्न यण, अयादि और विसर्ग संधि से आते हैं। हाँ, क्योंकि परीक्षक को पता है कि ये सबसे ज्यादा पेचीदा होते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सारांश यही है कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में हलंत और वर्णों का परिवर्तन मुख्य है, और विसर्ग संधि में विसर्ग का ओ, र या स में बदलना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, नियमों को रटे नहीं, शब्दों को तोड़ कर देखें। अभ्यास ही सफलता है। सही बात है। और एक अंतिम तथ्य ये भी है कि इन सभी नियमों का मूल स्रोत महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है,
जो हजारों साल पहले लिखी गई थी। हाँ, वो भाषा के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक।